हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 14 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कहता है आधार के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की मेजोरिटी से जो प्ली जो प्ली सीक कर रही थी रिव्यू हम उनका 2018 का आधार वर्डिक्ट, इस प्ली को डिसमिस कर दिया है। अब जानते हैं कुछ वर्डिक्ट के बारे में। तो क्या हुआ था इनका पुराना वर्डिक्ट, कैसा क्या था। देखिए 2018 की बात है जब जो वर्डिक्ट इनका निकाला गया था, इसने अपहेल्ड करा था सेंटर की फ्लैगशिप आधार स्कीम को एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बट ऑल्टर करे थे कुछ उसके प्रोविजंस। फिर समझिए, जो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसने कहा कि सेंटर की जो फ्लैगशिप आधार स्कीम है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट इसके कुछ प्रोविजंस को उस समय ऑल्टर करा गया था। वो ये कि आधार जो है वो ज़रूरी होगा अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, या आपको पैन कार्ड नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे अगर अलॉट करना है, पैन अगर अलॉट करवाना है या आपको इनकम टैक्स को फाइल करना है तो आधार आपका मैंडेटरी होगा। और दूसरा, यहाँ पे स्टोरेज पीरियड जो था ऑथेंटिकेशन डेटा का उसे 5 साल से घटा के 6 महीने कर दिया गया था कि अब जो है स्टोरेज जो भी आपका डेटा होगा ऑथेंटिकेशन डेटा उसको 5 साल नहीं, अब उसको 6 महीने तक ही आप रख सकते हैं। साथ में आधार कोई मैंडेटरी नहीं होगा अगर आपको कोई बैंक अकाउंट को ओपन करना है या अगर आपको कोई मोबाइल कनेक्शन पाना है तो। उसके साथ नो कंपनी और प्राइवेट एंटिटी कैन सीक आधार आइडेंटिफिकेशन, कोई भी कंपनी या प्राइवेट एंटिटी जो है वो आधार आइडेंटिफिकेशन का ऐसे देखे ऐसा ये नहीं होगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविजन थी जिसमें ये था कि शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये जो अलाउ करा जा रहा था इस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। फिर समझिए, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजन अलाउइंग शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये कह के भाई नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे डेटा जो है आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हनन है और इसलिए इस प्रोविजन को हटा दिया गया। अब आधार कार्ड ये मस्ट है अगर आपको कोई फैसिलिटी पानी है जो कि वेलफेयर स्कीम्स की होती हैं, सरकार की जो सब्सिडी वगैरह मिलती हैं, तो ये आधार कार्ड उसके लिए मस्ट है। तो ये सारी की सारी कुछ प्रोविजंस थी जो ऑल्टर करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये जो प्ली डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप 2018 की अपनी जो वर्डिक्ट है उसे रिव्यू करिए, मैं तो मेजॉरिटी वर्डिक्ट जो है वो 2 ग्राउंड पे था कि वेदर स्पीकर डिसीजन टू डिक्लेयर अ प्रपोज्ड लॉ एज मनी बिल वाज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। फिर समझिए कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है ये डिक्लेयर करने में कि जो लॉ प्रपोज करा गया है एज मनी बिल ये फाइनल है और ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पीकर का डिसीजन जो है इसे आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। अभी आपको पता है कि जो मनी बिल को डिसाइड करा जाता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, इसे डिसाइड करता है स्पीकर। और ये बात थी कि क्या पहले तो ये था कि इसको जो जिसने डिसाइड करा है ये आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का डिसीजन आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। और आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट जो कि 2016 का था, इसे करेक्टली सर्टिफाइड करा गया एज एन मनी बिल अंडर आर्टिकल नंबर 110 पार्ट 1 कि भाई ये जो एक्ट था इसका नाम है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट 2016। इसको पूरी तरह से कहा गया कि ये मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110 पार्ट 1। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड करा कि आधार एक्ट वो बिल्कुल सही था, ये आप मनी बिल आप इसको कह सकते हो। अब कुछ बातें हम यहाँ पे आधार के बारे में जानते हैं। देखिए, आधार एक वेरीफेबल 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म में UIDAI जो है वो इशू करती है यहाँ इंडियन रेसिडेंट्स को। अब UIDAI ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको इस्टेब्लिश करा गया है आधार एक्ट 2016 की प्रोविजन के अंदर और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। अब आधार देखिए कलेक्ट करता है कुछ 4 पीसेस में पर्सनल इंफॉर्मेशन को। आपका एक नाम लेगा
दूसरी आपकी एज लेगा, तीसरा आपका जेंडर क्या है वो लेगा, और चौथा आपका एड्रेस क्या है वो लेगा। उसके साथ आपका बायोमेट्रिक डेटा लेगा, जैसे कि भाई आपकी जो आइरिश है, भाई आपकी आंखों की पुतलियां, और साथ में आपका जो फिंगरप्रिंट है। उसके साथ आधार ने यहाँ पे एक नया फीचर क्रिएट करा है, जैसे कि वर्चुअल आईडीज का, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी बरकरार रहेगी। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आधार का है वो ये कि हम किस तरीके से स्टेट की जो एबिलिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि स्टेट एफिशिएंट, एक अच्छा ट्रांसपेरेंट और टारगेटेड डिलीवरी दे दे अपनी वेलफेयर सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंट्स को जो उन सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों रिसेंटली आधार और कुछ दूसरे लॉज, अब यहाँ समझिए, रिसेंटली आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास करा गया पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करी गई थी मार्च 2019 में उसे रिप्लेस करा जा सके। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए 95% जो अडल्ट हैं जिनके पास आधार है, और 75% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधार है। 8% ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है, और माना जा रहा है इसमें से 102 मिलियन पॉपुलेशन है, ये एस्टिमेशन इतना माना जा रहा है। साथ में जो 80% बेनिफिशरीज हैं वो ऐसा फील करते हैं कि आधार हैज मेड पीडीएस राशंस, मनरेगा एंड सोशल पेंशंस मोर रिलायबल, ऐसा इनका मानना है। तो ये तो एक सर्वे किया गया। अब देखिए कुछ की फीचर्स इस एक्ट के क्या है वो समझते हैं। पहला तो ये कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर होल्डर, इसने अलाउ करा कि ऑफलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बिना ऑथेंटिकेशन के, कैसे, उन सारे मोड्स के थ्रू जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जहां पे स्पेसिफाई करे गए हैं बाय रेगुलेशंस। ठीक है। दूसरा वॉलेंट्री यूज, तो एक इंडिविजुअल यहाँ पे अपने आधार नंबर को अपनी मर्जी से यूज कर सकता है अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बाय ऑथेंटिकेशन या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा के। अब ऑथेंटिकेशन किसी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का आधार के थ्रू होगा फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस, अगर उसे कोई सर्विस लेनी है तो ये यहाँ पे ये मे बी मेड मैंडेटरी ओनली बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ये मैंडेटरी सिर्फ और सिर्फ एक पार्लियामेंट का लॉ ही कर सकता है, ये मैंडेटरी नहीं होगा बर्थ के लिए या फिर डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद अमेंड्स द टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये इसको भी अमेंड करता है टू स्टेट दैट जो पर्सन जिनके पास लाइसेंस है ना मेंटेन करने का टेलीग्राफ को, बैंकिंग कंपनीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ पे वेरीफाई करेंगे आइडेंटिटी अपने क्लाइंट्स की, कैसे, बाय ऑथेंटिकेशन या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा के आधार का, अमंग अदर थिंग्स। साथ में आधार has a choice to use either mode to verify his identity and no person shall be denied any service for not having a आधार नंबर। देखिए जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट के पास चॉइस होगी, जो क्लाइंट है उसके पास चॉइस होगी कि आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी को आधार के थ्रू वेरीफाई कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो। ठीक है भाई, कोई भी इंसान को आप मना नहीं कर सकते हो किसी सर्विस को देने से, ये जस्ट बिकॉज कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। साथ में एंटिटीज यूजिंग आधार बताएं तो एक एंटिटी को अलाउ करा जा सकता है कि वो परफॉर्म करे ऑथेंटिकेशन आधार के थ्रू, अगर UIDAI सेटिस्फाई है कि ये कंप्लेंट है, कुछ जो एंटिटी है ये कंप्लाइंट है विद सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मतलब जो आपकी एंटिटी है ये अच्छी है, ये पूरा का पूरा जो है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, साथ में लॉ के द्वारा परमिटेड है, और या तो फिर ये सीख कर रही है ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, या तो फिर इसलिए आइडेंटिटी ले रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये पर्पस बताया कि भैया हम यहाँ पे स्टेट की इंटरेस्ट के लिए, स्टेट के हित के लिए आइडेंटिटी ले रहे हैं। साथ में आधार नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताएं, तो जब बच्चों को एनरोल करने के टाइम पे है ना कि अगर आधार पाना है बच्चों को, तो एनरोलिंग एजेंसी को यहाँ पे कंसेंट लेनी पड़ेगी उनके पेरेंट्स की या उनके गार्जियंस की, और एक बार जब 18 साल से ऊपर की उम्र हो गई तो बच्चा खुद भी अप्लाई कर सकता है अपने आधार को कैंसिल करने के लिए। ये बस समझ लीजिए कि माइनर बच्चे को पेरेंट्स या गार्जियन जो है की कंसेंट से उनका आधार बनाया जा सकता है, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद अगर बच्चा चाहे कि अपने आधार को कैंसिल करा ले तो वो कैंसिल करा सकता है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सर्टेन केसेस, देखिए ये कहता है कि डिस्क्लोजर है सिर्फ ओनली फॉर ऑर्डर्स बाय द हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ही चलते यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर किया जा सकता है।
डायरेक्शंस फॉर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये कैन नॉट बी मेड बाय ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी। देखिए, अगर कोई डायरेक्शन देने हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के हित में बात है, नेशनल सिक्योरिटी के ही चलते यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी, तो आप ऐसा जो भी जो है ये आप जो बात कहेंगे, जो डायरेक्शन देंगे, ये कम से कम जो है वो सेक्रेटरी के रैंक का बंदा होना चाहिए, है ना। ऑफिस कैन नॉट बी मेड बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के रैंक के जो भी नीचे का बंदा होगा वो ऐसे डायरेक्शन नहीं दे सकता है। उसके बाद UIDAI फंड की बात करें तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड है, जिसमें सारी फीस वगैरह हो गई, ग्रांट हो गई, चार्जेस जो कि UIDAI पाती है, ये इस फंड में डाल दिया जाएगा। जो फंड है इसको खर्चा वगैरह जो भी होता है UIDAI का, उसे यहाँ पे खर्चा देने के लिए काम करेंगे, जिसमें आपका सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह जो भी उनके एम्प्लॉयज को दी जाती हैं, उससे इसी से पैसा निकाला जाएगा। साथ में कंप्लेंट्स की बात करें तो ये इंडिविजुअल को यहाँ पे अलाउ करता है कि कंप्लेंट वगैरह आप कर सकते हैं कई सारे केसेस में, जैसे कि इम्पर्सोनेशन या फिर डिस्क्लोजर किसी भी आइडेंटिटी का। उसके बाद ये डिफाइन करता है आधार इकोसिस्टम को, कि इसमें कुछ एनरोलमेंट एजेंसी को भी आप लीजिए, आप रिक्वेस्टिंग एजेंसी को भी लीजिए, या ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करिए, है ना, आइडेंटिटी वगैरह को लेने के लिए। और अगर हम पेनाल्टी की बात करें तो UIDAI ये कंप्लेन वगैरह को इनिशिएट कर सकती है एक एंटिटी के अगेंस्ट आधार इकोसिस्टम में, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि फेल हो जाए किसी एक्ट के साथ कंप्लाई करने में, या UIDAI के डायरेक्शन के साथ कंप्लाई करने में, या कोई इंफॉर्मेशन जो आधार के द्वारा UIDAI के द्वारा चाहिए और वो ना दे पाए। अब देखिए, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये एक अपीलेटेड अथॉरिटी होगी जहां आप जाके अपील कर सकते हो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट। तो ये हमने कुछ बात करी आधार के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट टॉपिक कहता है मिशन कर्मयोगी। क्या है जानते हैं, न्यूज में क्यों रहा। देखिए, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा मिशन कर्मयोगी को, और ये एक नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी और ज्यादा बिल्ड करने के लिए। तो ये क्या है और ज्यादा कैसे समझेंगे इसको, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो क्या नाम है, याद रखिए, आप लोगों के लिए है मिशन कर्मयोगी। जानते हैं कि इसके कुछ फीचर्स के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल एलोकेशन की अगर बात करें तो कवर करने के लिए करीब 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को करीब 510.86 करोड़ रुपीस का सम यहाँ पे खर्चा करा जाएगा अगले 5 सालों में, फ्रॉम 2021 टू 2024-25 तक के लिए। एक्सपेंडिचर ये पार्टली फंड करा जाएगा मल्टीलेटरल असिस्टेंस टू द ट्यून ऑफ $50 मिलियन। उसके साथ यहाँ पे जो कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इस प्रोग्राम के, वो क्या होंगे। सबसे पहला, जो ट्रांजिशन है फ्रॉम रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ। कैसे, यहाँ पे जो काम वगैरह है उसे आप वर्क एलोकेशन को अलाइन करेंगे सिविल सर्विसेज के, कैसे, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं उससे मैच करके, या जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। दूसरा, इम्फेसाइज करा जाएगा ऑन साइट लर्निंग पे, ताकि यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कर सके ऑफ साइट लर्निंग को। तीसरा, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इसमें वो भी जो कि लर्निंग मटेरियल भी आएगा, इंस्टीट्यूशन, पर्सनल, सब कुछ आएंगे। साथ में यहाँ पे कैलिब्रेट करेंगे सारे इंडिया सिविल सर्विस पोजीशन के साथ में, है ना, एक फ्रेमवर्क जो कि रोल का, एक्टिविटीज का और आपका कॉम्पिटेंसीज का ऐसी अप्रोच लेंगे, FRACs अप्रोच लेके चलेंगे। साथ में सारे ही सिविल सर्वेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो कॉन्टिन्यूसली बिल्ड करें और मजबूत बनाए अपना जो बिहेवियरल, फंक्शनल और डोमेन कॉम्पिटेंसीज हैं। साथ में यहाँ पे सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को भी इनेबल करेंगे कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो अपने रिसोर्सेज में, जो कि क्रिएट करते हैं कॉमन इकोसिस्टम, है ना, टुवर्ड्स को क्रिएशन ऑफ कॉमन इकोसिस्टम। उसके साथ यहाँ पे इंकरेज करेंगे और पार्टनर करेंगे बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर के साथ में, जैसे आपका इसमें आपका पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई। अब देखिए, प्रोग्राम जो है इसे कैसे डिलीवर करा जाएगा। इसे डिलीवर करा जाएगा सेटअप करके एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को बना के,
है ना। ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसके थ्रू इस प्रोग्राम को डिलीवर करा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा क्यूरेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल को, ठीक है, डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल को देगा ताकि कैपेसिटी बिल्ड करी जा सके सिविल सर्वेंट्स की। कुछ दूसरे मैटर जैसे कि कंफर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, या डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा, या वर्क असेसमेंट, या नोटिफिकेशन वैकेंसीज वगैरह को लेके ये भी इसके अंदर इंटीग्रेट इसी के अंदर लाया जाएगा। एक अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे रखा जाएगा ताकि जो भी परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन करना सारे यूजर्स की, है ना, जो कि आपके IGOT मतलब आपका इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंदर है, ताकि यहाँ पे एक डैशबोर्ड व्यू दें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का, है ना, ये भैया जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनके लिए डैशबोर्ड भी यहाँ बन जाएगा। अब देखिए कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है ये एक अपेक्स बॉडी के तौर पे सर्व करेगी, जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगी सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के टास्क का और कैपेसिटी बिल्डिंग का। इसके चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री खुद। इसके अंदर ये क्या करेगी, इट विल कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट यूनियन मिनिस्टर्स, इसके अंदर जो है वो कुछ सेलेक्ट ह्यूमन यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, बड़े बड़े पब्लिक जो HR प्रैक्टिशनर्स हैं वो होंगे, थिंकर्स होंगे, ग्लोबल थॉट लीडर्स होंगे और पब्लिक सर्वेंट फंक्शनरीज, सॉरी पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज भी होंगे। उसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म के बारे में बताऊं तो जो रोल होगा कमीशन का वो ये होगा कि प्रधानमंत्री की जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है इसे असिस्ट करना ताकि ये अप्रूव करे एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को, साथ में कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करे और साथ में इंप्लीमेंट करें इन सारे प्लान को स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ में ये एक्सरसाइज करें फंक्शनल सुपरविजन सारी ही सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में जो कि सिविल सर्विस की कैपेसिटी बिल्ड करने में काम करते हैं, डील करते हैं। उसके साथ एक शेयर्ड लर्निंग रिसोर्स को क्रिएट करें जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फैकल्टी और रिसोर्स सेंटर्स आते हैं। साथ में ऐसे नॉर्म्स को सेटअप करें जो कॉमन मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाएं पूरे ही सिविल सर्विसेज में। उसके साथ सजेस्ट करें पॉलिसी इंटरवेंशंस जो भी ज़रूरत होती है HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, कैपेसिटी बिल्ड करने को लेके सरकार की। उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, इसको सेटअप करा जाएगा सेक्शन नंबर 8 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे किसको लेके बात है, ओइंग एंड ऑपरेटिंग द डिजिटल असेट्स एंड दी IGOT जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वाला, ताकि ऑनलाइन ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करी जा सके। और आखिरी में कोऑर्डिनेशन यूनिट जिसे हेड करा जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। तो ये बात करी हमने मिशन कर्मयोगी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देख के बताती हूँ आपको भाई, ये है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। न्यूज में क्यों रहा है समझते हैं। देखिए रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं इन्होंने सजेस्ट करा है कि सारे ही कॉर्पोरेट्स को इनकरेज करें वो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को और यहाँ पे सेफगार्ड दें ताकि विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जा सके। अब ये विसल ब्लोइंग क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए विसल ब्लोइंग ऐसा तरीका है जिससे अटेंशन किसी अथॉरिटी की या अथॉरिटी फिगर की या पब्लिक की लाई जाती है किसी गलत काम की ओर, या मिसकंडक्ट या करप्शन या फ्रॉड हो रहा हो, किसी अनएथिकल एक्टिविटी हो रही हो पब्लिक, प्राइवेट या थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। अब समझिए यहाँ पे कि ये मान लीजिए ये पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर कोई थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, तो इसके अंदर क्या है कि विसल ब्लोइंग ऐसी चीज है जिससे अटेंशन किसी एक अथॉरिटी फिगर या पब्लिक का अटेंशन इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लाया रहता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, इसकी तरफ लाया रह सकता है कि देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, और जो ये इंफॉर्मेशन सामने लाता है और बताता है उसे हम लोग विसल ब्लोअर कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में विसल ब्लोअर जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है या थर्ड पार्टी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो जो विसल ब्लोअर है जो ये खबर देगा वो करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी हो, या सप्लायर हो गुड्स या सर्विसेज का, या फिर वॉलंटियर हो। तो ऐसा बंदा अगर यहाँ के बारे में कुछ खबर वबर बाहर बताता है किसी अथॉरिटी को तो इस ऐसे बंदे को विसल ब्लोअर बोलेंगे। अब इनको प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है, अब आप ही बताइए कि इसने जड़ दिया कंपनी के बारे में, मान लीजिए बाद में कंपनी के डायरेक्टर को पता चला मेरी कंपनी को बदनाम करते तो ये सूद दिए गए, तो क्या फायदा होगा। तो इसलिए इनके प्रोटेक्शन की होती है जरूरत। अब बात आती है कि हमारे देश के अंदर विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म कैसा चल रहा है।
तो देखिए विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में लाया गया था बच्चों। ये प्रोवाइड करता था प्रोटेक्शन कि भैया ऐसे लोगों का जो डिस्क्लोज करते हैं करप्शन को, वो उनका हैरेसमेंट ना हो, साथ में पावर का मिसयूज ना कर ले, है ना, या आर्बिट्रेरी यूज ना कर ले डिस्क्रिशन का किसी भी पावर का, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, बिसाइड कीपिंग द आइडेंटिटी ऑफ द विसिल ब्लोअर सिक्योर। तो अब यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विसिल ब्लोअर की आइडेंटिटी को सिक्योर रखा जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द हैरेसमेंट ऑफ पर्संस मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन। साथ में ये एक्ट प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड डेफिनेशन विसिल ब्लोअर की, जो गवर्नमेंट दैट गोज बियॉन्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड इसमें आपका कोई भी दूसरा पर्सन आता है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्सन आता है, समझे। इसके साथ जो पर्सन्स हैं वो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर टू अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, इवन इफ दे आर प्रोहिबिटेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर भी अगर इनको रोका भी गया है, तब भी लोग जो है, ये पर्सन जो है, ये मेक कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर को किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। साथ में ये एक सिस्टम भी प्रोवाइड करता है कि लोगों को और इनकरेज करें कि आप जो है इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो आप खुल के आइए, आप करिए। या फिर कोई मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है ना, या मिनिस्टर्स वगैरह भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और आपको लगता है ऐसा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप आइए और आप आके बताइए। लेकिन ये आर्म फोर्सेस जो हमारी यूनियन के अंदर है, इस पे अप्लाई नहीं होता। साथ में जो डिस्क्लोजर्स है वो रिटन फॉर्म में, मतलब लिखित में दिए जाएं या ईमेल के थ्रू दिए जाएं, जिसके अंदर पूरी तरीके से पर्टिकुलर्स हो, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो और दूसरा मटेरियल भी हो, ये नहीं कि अपने मन से जो मनाया वो बोल दिया। साथ में कोई भी इंसान जो कि किसी भी ऑर्डर के द्वारा अग्रीव्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये अपील करेगा हाई कोर्ट के अंदर 60 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ अ ऑर्डर, इस ऑर्डर के निकलने के 60 दिनों के भीतर अपील करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ये बात इंश्योर कराए कि नो पर्सन और पब्लिक सर्वेंट हु हैज मेड डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट इज विक्टिमाइज्ड बाय इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात की तसल्ली दिला दे कि कोई भी इंसान इंसान या पब्लिक सर्वेंट्स अगर इसने डिस्क्लोजर किया है इस एक्ट के अंदर किसी इन्फॉर्मेशन का, तो इसी के खिलाफ यहाँ पे कोई जो है इसको ही विक्टिम, मतलब एक्ट इज विक्टिमाइज, मतलब ऐसा ना हो कि इसी को ही फंसा दिया जाए। साथ में एनी पर्सन हु नेग्लिजेंटली रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्पिटेंट विल बी पनिशमेंट। अगर फालतू में कुछ भी करोगे तो उसको तुमको पनिशमेंट मिलेगी, फालतू में अगर कोई बात उल्टी सीधी बताओगे, तो गलत सलत बोलोगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो कि 2015 में आया, ये लोकसभा के अंदर आया ताकि 2014 वाला एक्ट जो है वो अमेंड करे, बट ये लैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो गया था इस 19th लोकसभा का। खैर उसके बाद SEBI प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ये क्या है? ताकि विसिल ब्लोअर्स को रिवॉर्ड देने के लिए, कोई दूसरे जो भी इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो जो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिवॉर्ड देने के लिए, अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस होते हैं, उनको उनके लिए जो भी विसिल ब्लोअर्स हैं, मतलब या फिर जो भी इन्फॉर्मेंट्स है, जो भी शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उनको रिवॉर्ड करने के लिए ये आता है सेबी पिट, मतलब आपका SEBI सेबी PIT पिट। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है पहले समझते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज से रिलेटेड होती है, सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है, वाइल इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ठीक है, वाइल इन पोजेशन, अगर आपके पोजेशन है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का अबाउट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। उसके बाद एक जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो क्या है समझते हैं। देखिए 2013 का कंपनीज एक्ट ये मैंडेटरी बनाता है सारी ही एंटिटीज को जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कि आप एक ऑडिट कमेटी को सेटअप करिए और ये ऑडिट कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी विसिल ब्लोअर की कंप्लेंट्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों IPC एंड CRPC का। तो न्यूज में क्यों रहा है समझते हैं। देखिए एक 5 मेंबर की कमेटी जिनके हेड रणबीर सिंह है, इसे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो देख रही है एट दिस स्वीपिंग ओवरहॉल ऑफ क्रिमिनल लॉस, इंडियन पिनल कोड के और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। तो ये जो कमेटी रहेगी ये देखेगी भाई, रिपेयर वगैरह करेगी क्रिमिनल लॉस को जो कि इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हैं। अब इस जो हमारा ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, इसके थ्रू हम थोड़ा समझते हैं चार्ट के थ्रू चीज़ों को। IPC एंड CRPC के बारे में समझते हैं। देखिए एम ये होता है IPC का कि डेफिनेशन जो क्राइम की है उसे डिटरमाइन करना, वही जगह CRPC का एम होता है कि इन्फॉर्म करना प्रोसीजर क्या होगा किसी क्रिमिनल लॉ को रेगुलेट करते टाइम।
बैकग्राउंड बताएं तो जो आईपीसी है इसमें ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, ड्राफ्ट किया गया था 1860 में और रिकमेंडेशन थी इसमें फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। उसके साथ इसमें सारी सब्सटेंसिव एस्पेक्ट जो कि क्रिमिनल लॉ के हैं सब कुछ कवर करता है। वही जगह सीआरपीसी में बैकग्राउंड बताएं तो इसको 1973 में इनैक्ट किया गया था। इनिशियली इसको बनाया गया था हालांकि 1882 में, लेकिन 1973 में इसको इनैक्ट किया गया। मशीनरी है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मशीनरी है ये एविडेंस कलेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है गिल्ट या इनोसेंस या पनिशमेंट को। और कौन रिव्यू करता है जानते हैं? तो दोनों को ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये रिव्यू करती है, मतलब अंडरटेक करती है रिव्यू। साथ में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सेटअप किया गया था 1970 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भी आती है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है वन नेशन वन राशन कार्ड। बहुत ही फेमस बात है, न्यूज में क्यों रही है समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज को देने के चलते हमारे इस कोविड-19 के आउटब्रेक के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि भाई यहाँ पे नेशनल रोल आउट होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम होना चाहिए सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में मार्च 2021 तक। ठीक है, अब राशन क्या क्या होता है ये तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा मेरा फर्ज है बताना। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इशू करा जाता है अंडर द ऑर्डर या अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है उसके अंडर एज पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि इससे क्या हो कि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं उसे खरीदा जा सके और सब्सिडाइज प्राइस पे खरीदा जा सके, मतलब सस्ते दामों में खरीदा जा सके। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग राशन कार्ड देती है। एक एपीएल देती है जो इसका मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, फिर बीपीएल देती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए होता है, और एक अंत्योदय फैमिलीज के लिए होता है बिल्कुल ही नीचे, ताकि यहाँ पे भाई टाइम टू टाइम देखती भी रहती है, चेक भी करती है राशन कार्ड को स्टेट की गवर्नमेंट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी है, ये आपने देखा होगा राशन कार्ड आप कहीं पे अपने आईडी प्रूफ में भी लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का ये प्रूफ है जब आप दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह को जो है अप्लाई करते हो, या फिर आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चाहते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे ये आईडी के प्रूफ का काम करता है। अब बात आती है भाई वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है समझते हैं। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर क्या है, इस सिस्टम के अंदर बेनिफिशियरी जो है ये अब सामान खरीद पाएंगे सस्ते दामों में, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन खरीद पाएंगे किसी भी एफपीएस से पूरे कंट्री में कहीं पे भी ले पाएंगे अपना सेम राशन कार्ड जो है वो उसका यूज करेंगे और पूरे कंट्री में कहीं से भी जो है वो सब्सिडाइज राशन खरीद पाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो आपका राशन कार्ड होगा वो आधार से लिंक होगा। अब देखिए अभी का जो प्रेजेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि जो राशन कार्ड होल्डर है वो फूड ग्रेन्स को वहीं से खरीद सकता है जो उसकी फेयर प्राइस शॉप है, मतलब एफपीएस शॉप से ले सकता है जो असाइन करी गई है लोकेलिटी के हिसाब से, है ना, जिस लोकेलिटी में वो रहता है उस लोकेलिटी में जो एफपीएस है, एफपीएस का फुल फॉर्म होता है बच्चों फेयर प्राइस शॉप, वहीं पे भी ये बंदा जाएगा और यहीं वहीं से ही सामान खरीद सकता है आज की डेट में। इनका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा हो जाए कि सेम राशन कार्ड से पूरे कंट्री में कहीं पे भी वो बंदा सामान खरीद सके। उसके बाद पार्थ मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन ने रिकमेंड करा था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पोर्टेबिलिटी हो, उसका बेनिफिट्स वगैरह हो, 2017 में ये रिकमेंड किया था और सब्सिक्वेंटली सरकार ने इसके लॉन्च करी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अप्रैल 2018 में। अब ये क्या है IMPDS, मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कौन सी स्कीम है समझते हैं बच्चों। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इम्प्लीमेंट करती है नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी हो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर, साथ में नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी हो जहाँ पे सारा डेटा हो और इससे डुप्लीकेशन हो, मतलब डुप्लीकेशन ना हो किसी भी बेनिफिशियरी की डेटा का। तो आधार बेस्ड होगा तो बार बार एक ही डेटा डुप्लीकेट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। साथ में एडवांस डेटा एनालिटिक्स का ऐसी टेक्निक्स का यूज करा जाए ताकि यहाँ पे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होता रहे। क्लियर है, तो ये वाली जो है इन्होंने लॉन्च करी थी सरकार ने आपकी IMPDS को।
अब जो नया सिस्टम था वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करता कैसे, उनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पे, ऐसे डिवाइसेस पे जो कि इंस्टॉल होते हैं ऐसे एफपीएस में। अब समझिए यहाँ पे जो फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ पे क्या होते कि एक इलेक्ट्रॉनिकली पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं इन लोगों के पास में, और जो भी बंदा राशन लेने आता उसको यहाँ पे उसके बायोमेट्रिक के थ्रू अंगूठा अंगूठा लगा के या जैसे भी यहाँ पे आंखों के थ्रू जो है वो मोस्टली अंगूठे के थ्रू, यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ हाँ अच्छा इसको ये इसका अच्छा इसके पास ये वाला कार्ड है, ओके ओके हाँ ठीक है, इनको कितना राशन देना है सब पता है। इसके अंदर जो माइग्रेंट है, मान लीजिए कि ये बंदा यहाँ रहता था यूपी में और यहाँ से गया एमपी में, तो माइग्रेंट भी जो है वो राशन वगैरह ले सकता हो। मैक्सिमम जो उसकी फैमिली कोटा है उसका 50% राशन ले सकता हो, ठीक है। अब ये इसलिए था कि इंडिविजुअल्स जब शिफ्ट करें किसी दूसरी जगह पे तो उनको पूरी फैमिली के जो है बाय ना करना पड़े, डज नॉट बाय द इंटायर फैमिली कोटा इन वन गो, तो ऐसा नहीं लेना पड़े, इसलिए 50% लिया कि भैया पता नहीं उस स्टेट के पास कितने रिसोर्सेज हो। एक बार 100% आधार सीडिंग और 100% इंस्टॉलेशन हो गया इन इलेक्ट्रॉनिक पीओएस डिवाइसेस का, एक बार ये हो गया तो नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड ये रियलिटी भी बन जाएगी। और करेंटली अगर देखा जाए तो 17 स्टेट्स और यूटीज में इनेबल कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि मैम वो सब तो ठीक है, इससे फायदा क्या होगा। देखिए कि इंटर स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी देगा राशन कार्ड की, जिससे इंटर और इंटर स्टेट माइग्रेंट्स को फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट में ही जो है वो अलग से अलग जगह, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेंट्स अगर इधर से उधर जाते हैं तो इनको पहले चीज तो राशन मिलेगा। उनको फायदा कैसे मिलेगा कि पहले से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी रहेगी IMPDS पोर्टल पे, साथ में इंट्रा स्टेट रहेगी अन्न वितरण पोर्टल पे। तो पोर्टल दोनों है ये अन्न अन्न वितरण सॉरी अन्न वितरण पोर्टल क्या है समझते हैं। ये पोर्टल जो है वो इम्प्लीमेंट करा गया है ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं इस POS डिवाइसेस के थ्रू वो यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे, है ना, कि भाई कितना फूड ग्रेन्स वगैरह बेनिफिशियरी को दिया गया। और ये पोर्टल सारा ही ऑल इंडिया पिक्चर दिखाएगा आधार ऑथेंटिकेशन जो ऑफ बेनिफिशरीज का, बिसाइड एलोकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब कुछ दिखाएगा कि क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी वगैरह दी गई है फूड ग्रेन्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये सब कुछ सारा डेटा दिखाएगा। कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं, इनको क्या क्या अलॉट करा गया है, ये सब कुछ अन्न वितरण पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। साथ में ये हेल्प भी करेंगे जो राशन कार्ड फालतू के ना बोगस राशन कार्ड होल्डर होते हैं, है ना, कि कोई मर गया झूठा उठा लेके घूम रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हटाने में काम आएगा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। साथ में जो इतना जो फूड सब्सिडी बिल बढ़ता जा रहा है उसे भी कंट्रोल करा जाएगा बाय प्रिवेंटिंग लीकेजेस, ठीक है। तो इतनी बात ये करी गई हमने। अब यहाँ पे देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में कुछ बात करते हैं, NFSA के बारे में। तो देखिए ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी की जो है अप्रोच है इसे शिफ्ट करता है फ्रॉम वेलफेयर अप्रोच टू राइट बेस्ड अप्रोच। अब वेलफेयर अप्रोच से ये राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट करता है। एक्ट लीगली यहाँ पे एंटाइटल करता है कि अप टू 75% जो कि गांव में रहने वाली जनता है और जो 50% अर्बन पॉपुलेशन है वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को पाए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। साथ में जो NFSA है इसमें करीब 81 करोड़ 81 करोड़ जो लोग हैं उनको इंटाइटल किया गया है कि आप सब्सिडाइज फूड ग्रेन ले सकते हैं। ये कैसे, जो चावल लेंगे मतलब आप राइस लेंगे वो 3 रुपीज़ पर केजी लेंगे, वीट लेंगे वो 2 रुपीज़ पर केजी लेंगे, और कोर्स ग्रेन्स आपको 1 रुपीज़ पर केजी मिलेगा फ्रॉम देयर डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप ऑफ TPDS याद रखिएगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये कुछ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा फूड ग्रेन्स को देने के लिए स्टेट्स या यूटीज को। साथ में फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा अप टू डेजिग्नेटेड डिपो तक, जो डिपो है वहां तक फूड ग्रेन्स जाएंगे। साथ में कुछ सेंट्रल असिस्टेंस भी दी जाएगी स्टेट या यूटीज को कि किस तरीके से आपको फूड ग्रेन्स को डिलीवरी करना है फ्रॉम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से और फेयर प्राइस शॉप तक। अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगी, जिसमें आपका ये होगा कि जो भी एलिजिबल फैमिली है उनको आइडेंटिफाई करना, राशन कार्ड को इशू करना, सुपरवाइज करना, फेयर प्राइस शॉप की फंक्शनिंग वगैरह को। अब देखिए जो हमने बात करी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, देखिए इसको लॉन्च किया गया था 1997 में कि फोकस था इनका गरीबों के ऊपर। इसके अंदर बेनिफिशरीज को 2 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड कर दिया गया था, एक था BPL
और दूसरा था एपीएल। बीपीएल हाउस होल्ड थे बिलो पॉवर्टी लाइन के हाउस होल्ड, और अबव पॉवर्टी लाइन के हाउस होल्ड को बोलते थे एपीएल। अब अंत्योदय अन्न योजना को भी लॉन्च किया गया था सन 2000 में, ताकि ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसे और ज़्यादा फोकस और टारगेटेड बनाया जाए, और ये गरीबों मतलब पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट फैमिली, मतलब अब जो गरीब में भी जो सबसे गरीब फैमिली है बीपीएल कार्ड होल्डर में, तो उनके लिए ये थी अंत्योदय अन्न योजना। तो ये हमने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में भी जाना। यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू follow me on any social media link platform, you can follow the link given in the description box, and have a wonderful day. Take care.